नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा पर। दोस्तों, यूपी टेट 2026 के लिए अगर आप जूनियर लेवल में सामाजिक अध्ययन विषय के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे चैनल पर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चल रही है सामाजिक अध्ययन विषय की, जिसकी कि आज प्रैक्टिस टेस्ट 2 में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते रहे हैं या जिनके पेपर में पूछे जाने की संभावना बहुत प्रबल है। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। और यदि आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस टेस्ट नहीं देखा है तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों, कठोपनिषद में याद रखिएगा यम नचिकेता संवाद, यानी यमराज और नचिकेता के बीच का जो संवाद है वो कठोपनिषद में है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है और मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते को शब्द को लिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक को अमित्रघात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं। इनके पुत्र थे बिंदुसार, जिनको ही अमित्रघात कहा जाता था। इनके पुत्र थे अशोक। अशोक का एक अन्य नाम मिलता है उसके अभिलेखों में, जिसमें उसको क्या कहा गया है, देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है। तो ये फैक्ट्स भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, 24वीं समानांतर रेखा यानी 24th पैरेलल लाइन भारत और पाकिस्तान, मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो देखिए दोस्तों, हीराकुंड बांध बना है महानदी पर और किस राज्य में है दोस्तों, ओडिशा में है। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 17 जो भारत संविधान का है उसमें अस्पृश्यता के अंत के बारे में कहा गया है। यानी अस्पृश्यता का मतलब होता है दोस्तों छुआछूत के आधार पर भेदभाव ना करना। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था। राइट टू इंफॉर्मेशन। तो देखिए दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 2005 में, अक्टूबर 2005 में यह नियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न, मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई। तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में, और इसमें ही 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाकर उम्र की गई थी मतदान के लिए। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 86वां संविधान संशोधन याद रखिएगा 2002, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी वहाँ होती है जहाँ पर जरूरत कम लोगों की हो, पर वहाँ पर काम के लिए आवश्यकता से अधिक लोगों को लगाया जाता हो, क्योंकि वो बेरोजगार हैं तो मजबूरी में वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यह ज़्यादातर पाई जाती है ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है। देखिए दोस्तों, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो मार्च में खत्म हो जाता है और अप्रैल से शुरू होकर फिर मार्च में खत्म होता है। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में है। तो देखिए दोस्तों, चिल्का झील सबसे बड़ी लैगून झील है, खारे पानी की झील है, और ये किस राज्य में है, तो ये ओडिशा राज्य में है। अगला प्रश्न, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था। देखिए, शिवाजी के मंत्रिमंडल में 8 लोग होते थे मेन, जो कि मुख्य कार्यभार संभालते थे, उनके ऊपर दायित्व था। तो उन्हीं 8 लोगों को मिलाकर अष्टप्रधान कहा जाता था। याद रखिएगा, अष्टप्रधान। अब यहाँ पर बात आती नवरत्न की। तो देखिए, नवरत्न किसके शासन में थे, तो अकबर के दरबार में तो नवरत्न थे ही थे। इसके अलावा आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको कहा जाता है, तो उनके दरबार में भी नवरत्न थे, जिसमें कालिदास और बरहममिहिर थे। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। देखिए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है, आगरा के सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है, लाहौर में जहांगीर का मकबरा, सासाराम जो है बिहार में एक जगह है जहां पर शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, और सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं। देखिए, मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह, क्योंकि वहां पर आयरन की बहुत अधिकता है। बुध जो है सूर्य के सबसे पास में स्थित ग्रह है।
सबसे छोटा ग्रह। शुक्र ग्रह जो है ये सबसे गर्म ग्रह होता है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत अधिकता है और शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके पेपर के लिए और इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। याद रखिएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है वह है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार और यह कहाँ है? तो मेरठ जिले के आसपास फैला हुआ है। दूसरी बात आप ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है कन्नौज जिले में स्थित लाख बहौसी पक्षी विहार। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो देखिए दोस्तों, इल्तुतमिश का नाम आप याद रखिएगा तुर्क के चहलगानी की स्थापना के लिए, जिसमें 40 लोगों का एक ग्रुप था। अलाउद्दीन खिलजी का नाम आप याद रखिएगा बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर बसाया था। क्यों बसाया था? क्योंकि जो ये मोहम्मद बिन तुगलक था ये फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था जिसका नाम जौना खां था, तो उसकी याद में उन्होंने जौनपुर बसाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ इतिहासकार पढ़ा लिखा मूर्ख राजा की भी संज्ञा देते हैं, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में मुख्य रूप से किसने की थी? तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अगर भारत में बात की जाए तो ऑप्शन सी एनी बेसेंट इसका सही जवाब होगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा याद रखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ये दोनों बातें भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो देखिए दोस्तों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी ऑप्शन बी 2014, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और एक बहुत ही गजब बात मैं आपको बताऊं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी इसलिए क्योंकि अब इंडिया में चीज़ें बनेंगी, इंडिया की चीज़ों को प्रमोट करा जाएगा। लेकिन मेक इन इंडिया का जो लोगो था वो भी एक विदेशी कंपनी से बनाया गया था, नाम मेक इन इंडिया था। तो बहुत ही गजब बात है। खैर ऑप्शन बी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो आप याद रखिएगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश है। इसके अलावा आप याद रखिएगा एक टर्म और आता है जिसको हम लोग कहते हैं निर्वाण। तो निर्वाण की प्राप्ति का मतलब ज्ञान की प्राप्ति। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था। इसके अलावा याद रखिएगा एक टर्म आता है महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है जब गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था ज्ञान प्राप्ति की खोज में, वो घर से निकल गए थे, तो उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और एक बात और याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? तो जब गौतम बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण। अब इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। याद रखिएगा कहाँ दिया था? पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। बोध गया में इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी बात आप सारी याद रखिएगा क्योंकि बुद्ध से जुड़ा हुआ एक आध क्वेश्चन तो जरूर पेपर में आएगा ही। अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? देखिए बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई। तो भारत में अगर देखा जाए तो जो देसी रियासतें या जो छोटे मोटे राज्य इधर उधर बिखरे हुए थे, भारत का हिस्सा नहीं थे, उनके एकीकरण में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए ही इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो और आपको वीडियो लग रहा हो कि हाँ पेपर में जो फंस सकते हैं क्वेश्चन वैसे ही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और जिन लोगों को आवश्यकता है उन तक शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों अगर बात की जाए संविधान की आत्मा और हृदय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार, तो सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसे ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।